नमस्कार, मैं अरुणिमा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव और विवाद लंबे समय से दुनिया देख रही है। ये विवाद कितना पुराना है और कब हुई इसकी शुरुआत और अभी तक क्यों हल नहीं निकला इस मसले का। इन्हीं सब कारण की पड़ताल करने के लिए हमने विश्वसनीय स्रोतों का अध्ययन करके ये तथ्यपरक वीडियो बनाया है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और देखने के बाद अपने सुझाव और सवाल दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को बनाने में हमने राजनीतिक विषय की जानकार डॉक्टर वीना गुप्ता से भी लगातार बात की, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के लगभग 150 साल पीछे के सफर से। फिलिस्तीन जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच स्थित एक देश है। पहले विश्व युद्ध 1914 तक ये क्षेत्र शक्तिशाली और लंबे समय तक कायम रहे ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यह साम्राज्य 3 महाद्वीपों पश्चिमी एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के हिस्सों में फैला हुआ था। ये जानना बहुत दिलचस्प है, यहूदी राष्ट्र बनाने का ख्याल यहूदियों को नहीं बल्कि दुनिया पर कब्जा करने का सपना देख रहे यूरोपीय राजनेताओं को आया। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने का विचार सबसे पहले दिया। नेपोलियन दुनिया से चले गए पर उनका ये विचार दुनिया में जियोनिज्म या जियनवाद, जिसका अर्थ है यहूदी राष्ट्र को, बाद के साम्राज्यवादी नेताओं ने परवान चढ़ाया। यहूदी दुनिया के सारे मुल्कों में उसी तरह रहते थे जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध या बहुत से दूसरे धर्म मानने वाले दुनिया के अधिकांश मुल्कों में रहते हैं। यहूदी धर्म में अलग देश का कोई विचार नहीं है। अब सवाल ये है कि पूंजीवादी देशों की सरकारों को फिलिस्तीन में क्यों दिलचस्पी है। ये वो दौर था जब पूंजीवाद का जन्म हो रहा था और सामंतवाद गिर रहा था। पूंजीवाद जो है वो उद्योग धंधों पर आधारित है और उसकी जान है तेल, और अरब देशों में तेल का बहुत बड़ा जखीरा था। और दूसरी बात ये थी कि ये किसी भी कीमत पर जो स्वेज कैनाल थी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि ये लोग अरब देशों पे कब्जा करना चाहते थे, और अरब देशों पे कब्जा करने के लिए ओटोमन साम्राज्य को हराना बेहद जरूरी था। उस वक्त साम्राज्यवादियों का नेता ब्रिटेन था। ओटोमन साम्राज्य को हराने के लिए ब्रिटेन ने दोहरी रणनीति बनाई। एक तरफ तो यहूदियों के एक चरमपंथी समूह से यहूदियों के अलग राज्य के लिए धर्म के आधार पर इकट्ठा होने और पूरे समर्थन का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे क्रांतिकारी अरबों को ब्रिटेन का साथ देने और बदले में उन्हें फिलिस्तीन सौंपने का वादा किया गया। युद्ध शुरू होने के 4 महीने के अंदर ही 19 नवंबर 1914 को ब्रिटिश कैबिनेट में फिलिस्तीन में यहूदी होमलैंड के निर्माण को लेकर गुप्त रूप से विस्तृत चर्चा हुई। जनवरी 1915 में ब्रिटिश कैबिनेट में लिबरल एमपी और मंत्री हर्बर्ट सैमुअल ने फ्यूचर ऑफ पैलेस्टाइन नाम से एक नोट लिखकर शेयर किया और यहूदी स्टेट बनाने से ब्रिटिश को फायदे बताए। दूसरी तरफ मिस्र में ब्रिटेन के गवर्नर मैकमोहन ने मक्का के शरीफ के साथ मैकमोहन समझौता करके ओटोमन साम्राज्य को हराने में अरब क्रांतिकारियों की सहायता मांगी और जीतने के बाद पूरा क्षेत्र उन्हें देने का वादा किया। जुलाई 1915 से मार्च 1916 तक लिखे गए 10 पत्रों के रूप में लिखित दस्तावेज है जो सार्वजनिक है। 1915 से फ्रांस और ब्रिटेन में योजना बन रही थी कि ओटोमन साम्राज्य को हराने के बाद लूट के माल को, यानी हारे हुए देशों में से कौन सा देश ब्रिटेन और कौन सा फ्रांस के पास रहेगा, ये गुप्त समझौता 1916 में हुआ और इसे साइकस-पिकेट समझौते के नाम से जाना जाता है। 23 नवंबर 1917 को रूसी सरकार ने अपने पत्र प्रावदा में छापकर इस गुप्त समझौते का पर्दाफाश कर दिया। 9 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के गृह सचिव वालफोर्ड ने यहूदियों के संगठन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर फिलिस्तीन में यहूदी होमलैंड बनाने में ब्रिटेन द्वारा पूरी मदद देने की औपचारिक घोषणा कर दी गई। अब तक अरब राष्ट्रवादियों को ये सामने आ गया था कि उन्हें
धोखा दिया गया है। 1920 में ब्रिटेन ने हर्बर्ट सैमुअल को पहला गवर्नर बनाकर फिलिस्तीन भेज दिया। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया के नक्शे में बदलाव आए। इनका फिलिस्तीन और पश्चिम एशिया पर भी असर पड़ा। 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने साइकस-पिकेट समझौते के अनुसार फिलिस्तीन को ब्रिटिश मैंडेट में दे दिया। वॉलफोर डिक्लेरेशन के अनुसार फिलिस्तीन के अंदर यहूदी होमलैंड बनाने की ब्रिटेन को जिम्मेदारी दी। लीग ऑफ नेशंस के फैसले का फिलिस्तीनियों और फिलिस्तीन पर क्या असर पड़ा? पहले विश्व युद्ध के बाद सारी दुनिया के देशों ने मिलकर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की और लीग ऑफ नेशंस ने बिल्कुल ही यहूदी होमलैंड बनाने का आदेश एक औपचारिक रूप से दे दिया और एक ऐसी जगह में यह आदेश दिया जहां पे उन लोगों का ना तो कोई लीगल अधिकार था ना नैतिक अधिकार था। ये एक मानवता के इतिहास की इतनी क्रूर और निर्मम और अन्यायपूर्ण फैसला है और ऐसी घटना है कि एक देश के बसे बसाए नागरिकों को उजाड़कर उस जगह दूसरे नागरिकों को बसाने का औपचारिक आदेश दे दिया। ऐसी घटनाएं तो हैं कि बाहर से लोग आते हैं और स्थानीय लोगों को बेदखल कर देते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से ऐसा आदेश पूरी मानवता के इतिहास में, देशों के इतिहास में, सभ्यताओं के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। पहले से ही तैनात हर्बर्ट सैमुअल की ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में तैनाती बहाल रही। सैमुअल ने फिलिस्तीन में यहूदी नेशन बनाने को खुलेआम और भरपूर समर्थन दिया। विश्व युद्ध शुरू होने के साथ से पहले ही यहूदी संगठनों ने वहां पे फिलिस्तीन में बुनियादी सुविधाएं जुटाने का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने एक यहूदी नेशनल फंड करके एक संस्था बनाई जो एनजीओ थी और सारी दुनिया से इसमें फंड किया, बहुत पैसा इकट्ठा किया और इसने जाकर के धीरे धीरे फिलिस्तीन में जमीनें खरीदी और उन जमीनों को खरीदते रिहायशी कॉलोनी, सड़क, पार्क, बुनियादी चीजें इस तरह की बनानी शुरू कर दी थी। और जब हर्बर्ट सैमुअल का बड़ा असर था वहाँ की पॉलिटिक्स में और बहुत प्रभावशाली वहाँ के नेता थे। जब उनको गवर्नर बना के फिलिस्तीन भेजा गया तो उन्होंने वहाँ जाकर यहूदी स्टेट की जो बुनियादी ज़रूरतें थी उनको पूरा करने में बहुत काम किया। उन्होंने व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए और कंपनियों के लिए बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इनके विकास के लिए कंपनियों को बहुत ज़्यादा राहतें दी, बहुत ज़्यादा ऐसे कदमों की घोषणा की जिसमें वो वहाँ आकर काम करने को प्रेरित हो सकें। इसके अलावा उन्होंने जो है हिब्रू को, जो यहूदियों की भाषा थी, उसको वहाँ की अरबी और अंग्रेजी के अलावा हिब्रू को भी ऑफिशियल भाषा बना दिया। फिर उन्होंने वहाँ पे जो वहाँ यहूदी पहुंचे थे तब तक उनके बीच चुनाव कराया और एक एसोसिएशन बनाई और उस एसोसिएशन को वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के काम उन्हें दिए और इसे टैक्स लेने का अधिकार भी दे दिया। इसके अलावा जब लीग ऑफ नेशंस ने भी इनको कंटिन्यू कर दिया, इन्होंने वहां पर पैलेस्टीन करेंसी, रसीदी टिकट और बनवाए और वहां पे लोगों के विरोध के बावजूद, स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद भी पैलेस्टाइन के साथ संक्षेप में इसराइल भी उन पर लिखा होता था और 1925 तक पहली यूनिवर्सिटी बनके भी तैयार हो गई थी वहां पर। तो इस तरह से बुनियादी जो राज्य के लिए बुनियादी जरूरतें थी उसे बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। यहूदी सेठों ने दूसरे देशों में बसे यहूदियों को यहां आकर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। 1900 तक फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या 45,000 थी, जो 1947 तक बढ़कर 6,30,000 हो गई थी। अपनी पुलिस के अलावा यहूदी युवा दल, अर्धसैनिक संगठन और जासूसी जैसे इरगुन और लेही जैसे आतंकी संगठन बनाए। इन सब ने स्थानीय फिलिस्तीनियों को लगातार हिंसा, कानूनों के दबाव से विस्थापन को मजबूर किया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। अब अमेरिका साम्राज्यवादियों का नया नेता बन चुका था। ब्रिटेन की जगह अमेरिका ने इजराइल को पूरे समर्थन की जिम्मेदारी संभाल ली और नवगठित संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को कानूनी मान्यता, कानूनी राज्य बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया। दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम का एक नया देश पैदा हुआ और
वहाँ से ब्रिटिश मैंडेट समाप्त हुआ, ब्रिटिश फौजें वापस हुई और यूनियन जैक की जगह इसराइल का झंडा फहराया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस बंटवारे में 55% जमीन इसराइल को और 45% फिलिस्तीन को दी। इससे स्थानीय अरबों और फिलिस्तीनियों में बहुत नाराजगी थी कि आबादी के 5% हिस्से को 55% जमीन दे दी और वह जमीन जिस पर उनका कोई भी कानूनी हक नहीं था। यही नहीं, उपजाऊ क्षेत्र और 2/3 समुद्री एरिया भी दे दिया। इसलिए जब 1948 14 मई को इजराइल के देश बनने की घोषणा हुई तो वहां रह रहे फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए आक्रामक अभियान चलाया और 15 मई को लगभग 7 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को उनके घर से बेघर कर दिया। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक राहत फंड की भी घोषणा की। इस दिन होने वाली तबाही, आपदा, त्रासदी को नकवा कहा गया। अपने घरों में काम और व्यापार करने वाले ये बसे बसाए परिवार एक ही दिन के अंदर शरणार्थी शिविरों में पहुंच गए। बसे बसाए लगभग 600 गांवों का तो नामो निशान भी नहीं रहा। जिस दिन इसराइल राज्य बना, उसकी घोषणा हुई औपचारिक रूप से, दुनिया के नक्शे में वो अस्तित्व में आया, उसी से अगले दिन यानी 15 मई तक 7.25 लाख 7.5 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को शरणार्थी कैंपों में जाने को मजबूर होना पड़ा। उनके बसे बसाए घर, उनका व्यापार, उनके खेत छोड़ के वो गए और जो स्थानीय लोगों ने उन पे कब्जा किया, उनका तो उस विपदा को, उस मुसीबत को नकवा कहा गया। लेकिन नकवा जो था वो खाली 15 मई को ही नहीं था, नकवा आज तक है। यानी जबरदस्ती फिलिस्तीनियों की जमीन की चोरी, उन्हें जबरदस्ती उनके कानूनी हक को नज़रअंदाज करते हुए उस पर कब्जा आज भी जारी है। और इस कब्जे को अब इसराइल की जो फौज है, जो बहुत मिलिट्री उसका सिस्टम है, बहुत एडवांस फौज है दुनिया भर की, संयुक्त राष्ट्र का भी उसके पास साथ है, और वो इतना ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत आ गई है कि वो ना संयुक्त राष्ट्र की मानता है, ना अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस की मानता है, ना ही वो आज तक सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ अमेरिका के वीटो के कारण कोई प्रस्ताव आ पाया है। तो ये विस्तारवादी अभियान आज भी चल रहा है और जो अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं वो इसी विस्तारवादी अभियान का हिस्सा है, क्योंकि वो ईस्ट यरूशलेम से वहाँ के सदियों से रहने वाले स्थानीय निवासियों को हटा के अपना कब्जा करना चाहता है। 3 बार अरब मुल्कों और इसराइल के बीच युद्ध हुए। 1956 में सुएज कैनाल के राष्ट्रीयकरण होने पर फ्रांस, ब्रिटेन और इसराइल ने हमला किया। सोवियत रूस के बीच में पड़ जाने के कारण फौजें वापस ले जानी पड़ी। फिलिस्तीन जनता पर युद्ध लगातार जारी है। कभी कभी ये इतना ज़्यादा हिंसक रूप ले लेता है कि सारी दुनिया का ध्यान उधर पहुंचता है। बड़े दंगे हुए और स्थानीय निवासियों द्वारा उनकी जमीन छीने जाने का विरोध हुआ, लेकिन ब्रिटिश सेना और यहूदियों की निजी मिलिशिया ने इन प्रतिरोधों को कुचल डाला। 1939 के दंगों में तो फिलिस्तीन के 10% पुरुष मारे गए। इंतिफादा आखिर क्या है? जबरन विस्थापित किए गए लोगों को अपने घर वापसी का अधिकार है और इसी अधिकार को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसे इंतिफादा कहते हैं। 1987 से 1993 और 2000 से 2005 तक ये अभियान चलाया गया। फतह। फिलिस्तीन के लोकप्रिय और सशक्त नेता यासर अराफात ने संघर्ष कर रहे फिलिस्तीनियों के साथ फतह नाम का संगठन बनाया। 1965 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की स्थापना हुई। 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी और यासर अराफात ने संयुक्त राष्ट्र के सामान्य सभा के सम्मेलन की बैठक को संबोधित भी किया। لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من अरब इजराइल के बीच शांति स्थापित कराने को काफ़ी प्रयास हुए।
जिसमें एक प्रयास कैंप डेविड समझौता था जो 1978 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजराइल के राष्ट्रपति के बीच में हुआ था। लेकिन इस समझौते के बाद 6 अक्टूबर 1981 को अनवर सादात की हत्या कर दी गई। इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। 1980 में इजराइल ने अपनी संसद में प्रस्ताव पास करके यरूशलेम को अपनी नई राजधानी घोषित किया। 1987 में हमास का गठन हुआ। यासर अराफात और इजराइल राष्ट्रपति रेबिन के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। पहला समझौता 1993 में, दूसरा 1995 में हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ ही दिन बाद इजरायली अतिवादी ने रेबिन की हत्या कर दी और 2004 में यासर अराफात की भी मौत हो गई। कुछ का कहना है कि उनकी भी हत्या हुई। 2002 में इजराइल ने फिलिस्तीन की कब्जा की हुई जमीन पर वेस्ट बैंक में इजरायली अवैध कानूनी सेटलमेंट के चारों तरफ दीवार लगानी शुरू कर दी। शहर के बीचों बीच दीवार लगाकर स्थानीय फिलिस्तीनियों का उद्योग धंधा चौपट कर दिया। उनके खेतों के बीच से भी ये दीवार जाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया। इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर अवैध कब्जा करता जा रहा है, जिसे ना यूएनओ मान्यता देता है ना अन्य देश। हालात तब और ज़्यादा बिगड़ गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल द्वारा यरूशलेम को राजधानी बनाए जाने पर मान्यता दे दी और अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से उठाकर यरूशलेम ले गए। शरणार्थियों को मिलने वाली मदद में कटौती की और उनके वापसी के अधिकार को नकार दिया। अमेरिकी वीटो के कारण सुरक्षा परिषद इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव नहीं ला। अमेरिका इजराइल की क्यों सपोर्ट कर रहा है और इससे अमेरिका को क्या फायदा? सवाल यही लोग कहते हैं कि अमेरिका जो इतनी सपोर्ट करता, पहले ब्रिटेन था विश्व साम्राज्यवाद का नेता, उसने इस देश को बनाने में अपनी भूमिका निभाई और इसे सस्टेन करने में अमेरिका जो आज साम्राज्यवादियों का नेता है वो अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्हें क्या फायदा है? उन्हें बहुत फायदा है। दरअसल एक तो वो तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखने में बहुत मदद मिलती है। एक बार अरब देशों ने तेल की कीमतें बढ़ाई थी और उससे पूरा हाहाकार यूरोप में मच गया था। तो तेल के दामों पे नियंत्रण रखते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स होते हैं, जो प्रगतिशील आंदोलन होते हैं, जो सामंतवादी ताकतों के खिलाफ जनमुक्ति आंदोलन होते हैं, उन्हें कुचलने में जो है वो बहुत मदद मिलती है। बहुत दूर है वहां से अमेरिका और ये अमेरिका की एक पुलिस चौकी की तरह है। अभी हाल ही में इसराइल के एक मंत्री ने कहा था, क्योंकि ये अमेरिका बहुत बड़ी मदद फौज की और अस्त्र शस्त्र की इसराइल को देता है, तो उन्होंने कहा था कि हमें ज्यादा मदद देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसराइल ना होता तो अमेरिका को यहाँ पे अपनी हितों की सुरक्षा के लिए इससे कई गुना ज्यादा खर्च हथियारों पर करना पड़ता। तो ये इस बात को इसराइल अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका उसके ऊपर अपने हितों के लिए निर्भर करता है। इसीलिए वो जानता है कि वो कुछ भी कर ले, अमेरिका वीटो लगा के यूएनओ में भी उसकी बात को, उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने से रोक लेता है और बाकी जो संस्थाएं हैं उनकी वो पूरी अवहेलना करता है। एक तरफ इसराइल है जिसके पास बहुत आधुनिक सेना है, काफ़ी देशों का समर्थन है। दूसरी तरफ वह नागरिक हैं जो पिछले 75 साल से उत्पीड़न, युद्ध, विस्थापन झेल रहे हैं। चित्र है जिसमें एक तरफ इसराइल का टैंक है और दूसरी तरफ बच्चे के हाथ में पत्थर है, या फिर ये दूसरा चित्र जिसमें एक इजरायली सैनिक के हाथ में मशीन गन है और बच्चे के हाथ में गुलेल। टैंक और पत्थर, गुलेल और मशीन गन को बराबर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हमें इसराइल और फिलिस्तीन की समस्या को भावनाओं से ऊपर उठ के और धार्मिक पूर्वाग्रहों, धार्मिक प्रेजुडिसेस से ऊपर उठ के देखना चाहिए। ये पूरी तरह से अगर हम सारी घटनाक्रम को एक साथ में देखें, हम शुरू करें कि किस तरह से ब्रिटेन की कैबिनेट ने इस मसले को डिस्कस किया, उसके बाद शरीफ साहब और मैकमोहन का जो है वो समझौता हुआ, उसके बाद पिकेट और साइकस के बीच समझौता हुआ उस प्रॉपर्टी को बांटने के लिए जो जीती हुई होगी, और फिर बाल्फोर डिक्लेरेशन, और बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद एक ब्रिटेन के मिनिस्टर का गवर्नर जनरल होके वहां जाना, लीग ऑफ नेशंस की भूमिका और यूएनओ की भूमिका समग्रता में हम देखें तो सीधा सा स्पष्ट है कि वहां पे एक
धर्म के आधारित राज्य को खड़ा करने के लिए इन्होंने कितनी कोशिशें की और कोशिशें आज भी जारी हैं। और ये कोशिशें एक मासूम और स्थानीय नागरिकों के नागरिक अधिकारों, बुनियादी अधिकारों और प्राकृतिक अधिकारों को की अनदेखी करके, उनका घोर उल्लंघन करके ये हुई हैं। तो हमें इसको अगर हम वस्तुपरक रूप में देखेंगे तो हम पाएंगे कि फिलिस्तीनियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उन्हें भी एक राज्य का हक है। और जो 1948 में यूएनओ ने कहा था, इजराइल को अपनी उस सीमा में सीमित रहना चाहिए। आप ये नक्शा देख रहे हैं, इसमें 1918 से अब तक फ़िलिस्तीन के इजराइल के कब्जे वाले हिस्से को दिखाया गया है। ये जो दूसरा नक्शा है, इसमें आसमानी रंग का जितना क्षेत्र है उसे 1948 के बाद से इजराइल ने जबरन कब्जा किया हुआ है। 2014 के समय में चुनाव हुए। वेस्ट बैंक में फतह और गाजा पट्टी में हमास की सरकार है। हमने दस्तावेजों का अध्ययन करके तथ्यपरक जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश की है। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है या सवाल आए हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।